दोस्तों 80 के दशक के अंतिम वर्षों में से किसी एक साल की बात है। लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है। कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है। फोन करने वाली हैं 20 वर्षीय चारुल कल्याणपुर। चारुल उन्हें बताती हैं कि ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि उनकी मां सुमन कल्याणपुर ने गाया है, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता है। करता भी क्यों, जब खुद कई बार लता जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन जी की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। प्यार के चर्चे तो हर जुबान पर चढ़े और साथ ही ये गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ा। लेकिन ये गीत और ऐसे कई गीतों को अपनी आवाज़ से सजाने वाली गायिका के बारे में ना ही किसी को अच्छे से खबर हुई। कुछ संगीन संगीत प्रेमियों को खबर भी हुई तो आवाज़ की मधुरता से चकमा खा गलत ही खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सब। दरअसल इस गीत को गाया तो है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने, लेकिन आज भी अगर सिर्फ ऑडियो सुनकर सिंगर पहचानने को कहा जाए तो आधे से ज्यादा लोग आवाज सुनकर मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर का नाम लेंगे। कसूरवार उनको भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सुमन कल्याणपुर और लता जी की आवाज की मधुरता और बारीकियां लगभग एक जैसी हैं। चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में लता जी ने सुमन जी से पहले कदम रखा और अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर तक पहुंच गई जहां उनकी आवाज़ से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया, जिस कारण कुछ सालों बाद सुमन कल्याणपुर इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज़्यादातर लोग सुमन जी की आवाज़ को लता जी की ही आवाज़ समझते रहे। आज हम आपको सुमन जी के जीवन के कुछ सुने, अनसुने और कम सुने किस्सों से अवगत करवाते हैं। 28 जनवरी 1937 को ढाका में, जो कि उस वक्त भारत का हिस्सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के घर उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर राव और उनकी पत्नी सीता ने अपनी सुपुत्री का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर राव के यहाँ 5 संतानें और हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए, इसलिए शंकर राव परिवार के साथ 1943 में मुंबई आ गए। सुमन जी का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट से ही की। सुमन जी पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन जी की आवाज़ की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई। उन्होंने शंकर राव से सुमन जी को संगीत सिखाने को कहा। पहले तो सुमन जी शौकिया ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को वो और गंभीरता से सीखने लगी। आने वाले सालों में सुमन जी ने उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित जी मास्टर नौरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। सुमन जी के घर का माहौल हालांकि संगीतमय था, लेकिन किसी को भी घर से बाहर जाकर गाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब गुरु केशव राव भोले ने, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, सुमन जी को रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिए। जब सुमन जी की आवाज़ 4 दीवारी के बाहर दर्शकों के कानों तक पहुंची तो जल्द ही सुमन जी को फिल्मों में गाने का ऑफर आ गया। ये फिल्म थी साल 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। फिल्म जब थिएटर पर चली तो दर्शक दीर्घा में बैठे जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेख मुख्तार के जहन में फिल्म से ज्यादा फिल्म के गीत ने प्रभावित किया। सुमन जी की आवाज़ की कोमलता से प्रभावित होकर शेख मुख्तार ने सुमन जी को अपनी आने वाली फिल्म मंगू में 3 गाने के ऑफर दिए। फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन जी ने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर साहब को दे दी गई। नैयर साहब ने सुमन जी के गाए तीनों गानों में से सिर्फ एक गाने को ही फिल्म में जगह दी। इस बात से सुमन जी को थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा चलो फिल्म में कम से कम एक गीत तो है, और इस तरह फिल्म मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे धीरे तुझे से सुमन कल्याणपुर का हिंदी फिल्मों में गाने का सफर शुरू हुआ। फिल्म मंगू से शुरू हुए फिल्मों में गाने के सफर ने आगे खूब रफ्तार पकड़ी। इसी साल फिल्म दरवाजा में सुमन जी ने तलत महमूद के साथ अपना पहला ड्यूएट गीत गाया। तलत महमूद जैसे बड़े कद वाले सिंगर के साथ गाना गा सकने पर सुमन जी पर इंडस्ट्री की नज़र घूमी। भविष्य में सुमन जी ने हिंदी मराठी फिल्मों में 1000 के आसपास गाने गाए।
हिंदी मराठी के अलावा सुमन जी ने गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए। सुमन जी के गाए गीत नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, दिल ने फिर याद किया, चांद तकता है इधर जैसे ढेरों सदाबहार गीत आज भी खूब सुने जाते हैं। 1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है और माना भी क्यों न जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर, रफी, मुकेश की आवाजें जहां पुरुषों के दुख सुख, उम्मीद और प्यार की आवाज बन रहे थे, वहीं फीमेल वॉइस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनी थी, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर थी। डिमांड ऐसी कि उस दौर में भी लता जी एक गीत के 100 रुपए से ज्यादा चार्ज करती थी। बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक कुछ ही प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट नहीं मिलती थी और कुछ महंगी फीस की वजह से लता जी के पास नहीं जाते थे। ऐसे दौर में हूबहू लता जी की आवाज वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए कोई खजाना मिलने से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप सुमन कल्याणपुर जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरह से इंडस्ट्री को दूसरी लता जी मिल गई थी। कहा जाता है कि यह बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज की नकल करता है। कहा जाता है कि लता जी ने कई प्रोड्यूसर्स से कहा भी था कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। 1960 के करीब लता जी और रफ़ी साहब के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर मतभेद हो गया, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिए थे। ऐसे में रफ़ी साहब के साथ डुएट गाने वाली गायिका की तलाश शुरू कर दी गई और ये तलाश आकर थमी सुमन कल्याणपुर जी के पास। पब्लिक में भी रफ़ी साहब और सुमन जी की आवाज को बेहद पसंद किया गया, लेकिन उस वक्त किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि जिस फीमेल आवाज को वो सुन रहे हैं वो लता जी की नहीं है। पॉपुलर डिमांड के कारण सुमन जी ने रफ़ी साहब के साथ 140 से ज्यादा गीतों को आवाज दी। जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 45 सालों तक सुमन जी से एक इंटरव्यू के लिए दरखास्त करते रहे, लेकिन सुमन जी हर बार टाल जाती थी। आखिरकार 45 सालों बाद अमीन सयानी का इंतजार 2005 में खत्म हुआ, जब सुमन जी 1 घंटे के लिए राजी हुई। हालांकि सुमन जी ने अमीन सयानी को इंटरव्यू की मंजूरी इस शर्त पर दी कि कोई उनकी फोटो नहीं खींचेगा और कोई सवाल उन्हें असहज लगा तो वो उसका जवाब नहीं देंगी। इस पर अमीन साहब ने फौरन शर्त मंजूर कर ली और इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पहुंच गए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लता जी के प्रभाव को अपने ऊपर माना था। सुमन जी ने कहा था, मैं लता जी की आवाज़ से बेहद प्रभावित थी। मेरी आवाज़ काफ़ी नाजुक और पतली थी। मैं क्या करती, उस वक्त रेडियो चलते थे जिसमें कभी सिंगर का नाम अनाउंस नहीं होता था, इस कारण और कंफ्यूजन होता था, लेकिन मैं और लता जी अच्छे दोस्त थे। हालांकि लता जी के साथ साम्यता होना सुमन जी के लिए नुकसानदेह भी रहा। उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने सुमन जी को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा। आज के डिजिटल दौर में जहां क्रेडिट के हक के लिए सब डंके की चोट पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सुमन जी ने कभी भी ये मुद्दा नहीं बनाया कि उन्हें उनके योग्यता अनुसार नाम नहीं मिला। दुखद बात यह है कि अब तक किसी म्यूजिक अवार्ड शो ज्यूरी की भी नज़र सुमन कल्याणपुर के इंडस्ट्री में दिए योगदान पर नहीं गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी लता मंगेशकर कही जाने वाली सुमन कल्याणपुर की। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी के साथ। नमस्कार।